साउथ एशिया ये वो रीजन जहाँ पर हम और आप रहते हैं। इस रीजन के साथ कंट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के दरमियान समझेंगे। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसको मैंने करीब 1.5 घंटे के लेक्चर में समराइज़ कर दिया है। ऐसा नहीं कि 40 मिनट में आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, ये जस्टिस नहीं होगा इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, टाइमलाइन को यूज़ करके समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप देखिए एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। एंड शुरू करते हैं हम लोग। और दिस लेक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज। जो लोग जानते हैं तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @plain_learner पर भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है या कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको इस चैप्टर के दरमियान हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशिया में जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मिलिट्री रूल रहा है या डेमोक्रेटिक रूल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग श्रीलंका एंड देन इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, ये जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है विकेट से लेकर बॉर्डर तक, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। एंड देन इंडिया इट्स नेबर्स, मतलब भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ किस प्रकार के संबंध रहे, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच में, नेपाल के बीच में, या फिर बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सब के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन लास्ट में पीस एंड कोऑपरेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग सार्क एंड साफ्टा के बारे में बातें करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अब इससे आप लोग भयभीत मत हो जाना, न हो न निराश करो मन को, और बस पढ़ो मेरे साथ। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ। स्टोरी के तौर पे आपको चीज़ें बताऊँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी आपको बताऊँगा जो आपको बुक में मेंशन नहीं है। टाइमलाइंस का भी यूज़ किया गया है, तो धैर्य रखो, धीरज रखो और वीडियो को देखो आगे आओ, तो लास्ट में पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया होता क्या है भाई? एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसका जो सदर्न पार्ट है ना, दैट रीजन इज बीइंग कॉल्ड एज साउथ एशिया। और इसमें कितने मुल्क है? इसमें 7 मुल्क है। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 7 देशों को मिलाकर आप कह सकते हो कि ये एक रीजन बनता है एशिया का सदर्न पार्ट, साउथ एशिया। और हम भारतवासी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। इसके ज्योग्राफिकल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसके नॉर्थ में माइटी हिमालय, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमालय है पूरा पूरा, ठीक है। और जो ज्योग्राफी आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा ये कितना बड़ा वृहत क्षेत्र है। हिमालय वैसे अंडमान निकोबार ही है एक्चुअली, बट नॉर्थ में ये हिमालय से घिरा हुआ है। फिर आप देखोगे तो साउथ में ये पूरा पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है, ये पूरा पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है। ईस्ट की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है। तो ये एक ज्योग्राफिकल इसका बाउंड्री हो गया, या आप कह सकते हो कि ये एक दीवारों से घिरा हुआ है। और वो बाउंड्रीज क्या है? तो बाउंड्रीज नॉर्थ की तरफ हिमालय और साउथ की तरफ जल। वो जल कौन सा? इंडियन ओशन। और दोनों तरफ अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी। अब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि साउथ एशिया में पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से रहे हैं। सबसे पहले इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका ऐसे दो मुल्क जो कि इस रीजन में डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। शुरुआत के समय से ही भारत आज़ाद होता है 1947 में ब्रिटिशर्स से, वही श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद से आज तक डेमोक्रेसी को ही कंटिन्यू किया गया है इन देशों में। हालांकि उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया की बात करूँ तो बीच में कुछ समय के लिए इमरजेंसी लगा था, तो एक तरह से डेमोक्रेसी से इतर जाने वाली बात थी। हालांकि वो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर में ही चीज़ें थी। श्रीलंका के बारे में बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी रहा है, लेकिन 1983 से लेकर 2009 तक का समय रहा है कि वहाँ पर सिविल वॉर, जिसमें बहुत सारे लोग अंदर में ही लड़ाई लड़ रहे थे। बट उन सब चीज़ों को छोड़ दे तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा से ही डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर मिलिट्री रूल जैसी चीज़ें नहीं देखने।
वही पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा दो प्यारा नेबर, एक ईस्ट साइड में एक वेस्ट साइड में, जो कि एक ज़माने में हमारा ही पार्ट था। बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश थे, उसके बाद बांग्लादेश उनसे अलग होता है। तो इन दोनों देशों का इतिहास कमोबेश सेम है। दोनों में ही देशों में कभी मिलिट्री आ जाती है रूल में, कभी डेमोक्रेसी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोनों ही सिविलियन रूल और मिलिट्री रूल देखने को मिला है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बेटर हिस्ट्री है, क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड 1991 के बाद से यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी ही कंटिन्यू नहीं है। बट पाकिस्तान बेचारा बहुत दया आती है उस देश पे कि वहाँ पर समय समय पर मिलिट्री रूल वापस से आ जाता है। जहाँ पे डेमोक्रेसी कंटिन्यू करने की बात आती है, फिर से मिलिट्री रूल वहाँ पे आ जाता है। और एक बहुत हैरान करने वाला फैक्ट आपको बताता हूँ कि हमारा ही साथ आज़ाद हुआ मुल्क, आज तक वहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। रिपीट, पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। कई बार उनकी हत्या हो जाती है, कई बार मिलिट्री coup हो जाता है, कई बार उन पे जो केसेस है चार्जेस लगाकर उनको हटा दिया जाता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में भी देखने को मिला। 1999 में वहाँ पर जो नवाज शरीफ की सरकार थी, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको हटाकर वहाँ पर परवेज मुशर्रफ जो कि मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली। हालांकि इन सब विषयों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। नेपाल के साथ कहा जाता है कि बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो उठाए चल दिए। कई बार हम लोग ऐसे ही नेपाल विजिट करके आ चुके हैं। नेपाल 2006 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। हालांकि एक पूरा सिस्टम वहाँ पे मोनार्कल सिस्टम रहा है, बट 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का मतलब ये होता है कि राजा भी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। मतलब राजा के पावर लिमिटेड होंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राजा ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, राजा के पास लिमिटेड होंगे। बट उससे पहले मोनार्कल सिस्टम ही था। 2006 में क्योंकि एक मूवमेंट होता है वहाँ पे, पॉपुलर मूवमेंट होता है, उसके बाद राजा के पावर्स को काफ़ी हद तक छीन लिया गया था। बाद में धीरे धीरे वहाँ पर देखोगे तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ चुकी है और आज के समय में वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर चुका है। तो बांग्लादेश और नेपाल की हिस्ट्री को अगर आप देखते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के इतिहास को अगर आप पलटते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि इन दोनों ही देशों में लोगों की इच्छाएं थी कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ ही मूव करना है। बांग्लादेश में भी कई समय तक मिलिट्री रूल रहा है, बट लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया एंड दे अचीव द डेमोक्रेटिक। सेम गोज विथ नेपाल। नेपाल में भी वहाँ पर मोनार्कल सिस्टम था, राजा का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट करके फाइनली डेमोक्रेसी को वहाँ पर इंस्टॉल करवा दिया। डिपिक्ट दैट all the countries in the South Asia, the people in the South Asia, they want to have a democratic system, except one country, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कौन सा है आप लोग थोड़ा सा गेस लगा सकते हो। भूटान। भूटान एक हिमालयन किंगडम, वहाँ पर हिमालयन क्षेत्र में एक देश है जहाँ पर मोनार्कल सिस्टम चलता आ रहा है। वहाँ पर राजा का शासन ही चलता आ रहा है। काफ़ी छोटा सा मुल्क है, लेकिन काफ़ी खुशहाल मुल्क है। और इवन की दुनिया में उसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की में बात करी थी, वो कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, जबकि दुनिया बात कर रही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जहाँ पर जीडीपी बढ़ाओ। भूटान बात करता है कि नहीं, हैप्पीनेस बढ़ाओ। बहुत ही अच्छा मुल्क है। मोनार्कल सिस्टम चला आ रहा था, बट 2008 में क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल कर दिया जाता है। मतलब राजा ने अपने पावर को थोड़ा बहुत त्यागा। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है, पार्लियामेंट भी वहाँ पर चीज़ें हैं और मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स भी वहाँ पर चला करती है, बट स्टिल वहाँ पर राजा का शासन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कल में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांजिशन करता है इन द ईयर 2008। वहाँ के राजा आप यहाँ पर देख सकते हो, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक वहाँ पे भूटान में है। मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है। इंडिया के नीचे अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन में एक छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। वो एक सल्तनत हुआ करता था, मुस्लिम देश है, 1968 तक ये सल्तनत हुआ करता था। उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। वहाँ पर एक सुल्तान होते थे जो कि पूरा शासन व्यवस्था देखते थे, बट उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया गया इन द ईयर 1968 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आप प्रेसिडेंट होगा। 2005 में यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। पहले यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, एक ही पार्टी रहेगी, वही सारी चीज़ें को देखेगी। बट 2005 में यहाँ पे मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अलाउ किया गया। मतलब बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पर अब इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती है और जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर एक जो पार्टी है ना, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, वो डोमिनेट करती है।
ठीक है, जैसा आपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा या पॉलिटिकल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1947 भारत को आज़ादी मिलती है तो उसके बाद लंबे समय तक यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट किया करती थी, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट पॉलिटिक्स हो। लाइकवाइज जो मालदीव्स है, मालदीव्स में भी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का ही ज़्यादा दबदबा रहा है। और लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें भी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीती है। तो 2018 के इलेक्शन के बाद अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के ही है। तो इसमें 2 डेट याद रखना है, 1968 जब वहाँ पर सल्तनत सिस्टम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में कन्वर्ट हुआ था, और दूसरा डेट याद रखना है 2005 का, जब वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। कंक्लूड करते हैं इस पूरे इतिहास को देखते हुए, पूरे सिस्टम्स को देखते हुए, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड सिविलियन एंड मिलिट्री रूल को देखते हुए, कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को ही हम लोग प्रेफर करें। मतलब अगर आप देखोगे तो इन सब देशों के इस हिस्ट्री को देखते हुए या इस सिस्टम को देखते हुए ये पता चलता है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही हमारे यहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहे। एक सर्वे करवाया गया था और उस डेटा के हिसाब से ये चीज़ें निकल के आई थी कि बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इन सब देशों में डेमोक्रेसी ही प्रेफरेबल है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण से वहाँ के लोग मिलिट्री रूल को प्रेफर करते हैं ओवर द डेमोक्रेटिक रूट। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट ये चीज़ कंक्लूड करते हैं। अगर आप नेपाल का जैसे मैंने बताया या बांग्लादेश के बारे में बताया मैंने, तो उन सब देशों के हिस्ट्री के बारे में देखकर यही पता चलता है कि भाई चाहते हैं लोग, और फाइनली वो अचीव करके आते हैं कि डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करके आते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इस डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस से कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को ओवरऑल, अगर आप पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दो या ओवरऑल अगर आप निकालो, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हमारा प्यारा सा मुल्क, प्यारा पड़ोसी, कितना प्यारा है आप सभी लोग जानते ही हो। टाइमलाइन से स्टडी करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। आपको पता है 1947 में आज़ाद होता है, हमारे साथ ही 56 में जाकर इसका पहला संविधान लिखा जाता है। 47 से लेकर 1956 तक कितने साल लग गए? 9 साल लग गए इसको अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और 1956 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देन इलेक्शन वगैरह होते हैं, बट उस जो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया जाता है 1958 में, जब जनरल अयूब खान नाम से ही लग रहे हैं, मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया और ख़ुद बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, 1962 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। सोच लो कितने आला दर्जे का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि ये बना के फिर ख़त्म करो, फिर नया बनाओ, फिर ख़त्म करो, फिर नया बनाओ। ये आइन में इतने सारे बदलाव तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूरे आइन को ही बदल देना, ये कहाँ से सही है? एनीवे 56 पहला कॉन्स्टिट्यूशन, 58 में जनरल अयूब खान ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया, फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। 69 में आप देखते हो कि अयूब खान ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म कर दिया और जो पावर है वो याह्या खान के अंदर में ट्रांसफ़र कर दी। मतलब दूसरे जो जनरल थे, अगेन याह्या खान एक मिलिट्री कमांडर थे, उनके पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती है अयूब खान के द्वारा। मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से फ्रेम किया गया। याह्या खान के रूल के समय में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी घटना होती है, वो होता है इंडिया पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये इंडिया है तो ईस्ट साइड में इंडिया के है और ईस्ट साइड में था, और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। इट वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अर्सवाइल पाकिस्तान। एंड इधर जो पाकिस्तान अभी के समय का देखते हो, दैट वॉज वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बगावत कर दी और उस बगावत के कारण फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, और उस समय जनरल याह्या खान ही पाकिस्तान को रूल कर रहे थे और बांग्लादेश क्राइसिस फेस करना पड़ा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए किन किन के कार्यकाल के समय में, किन के रेन के समय में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है फॉर द बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश फ्रीडम की लड़ाई होती है, वो किन के रेन के समय में था, तो वो थे जनरल याह्या खान। फिर 1971 से 77 तक कुछ अच्छा समय पाकिस्तान ने देखा, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी इंस्टॉल करी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 तक वहाँ पर रूल करा, लेकिन बेचारे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ज़ियाउल हक ने भुट्टो गवर्नमेंट को हटाया और खुद से पावर में आ गया अगेन ये मिलिट्री रूल। तो आप देख रहे हो मिलिट्री रूल कई बार आता है, डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने की कोशिश करी जाती, बट मिलिट्री रूल इंस्टॉल, फिर डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूल, पूरा सिलसिला चलता आ रहा है। 77 में ज़ियाउल हक पावर में आ जाते हैं।
उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक ये सिस्टम चलता है, बट फिर से 1988 में यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी, पुत्री बेनज़ीर भुट्टो, वो दोबारा इलेक्ट होके अगेन डेमोक्रेसी के तौर पे पाकिस्तान आगे बढ़ता है और बेनज़ीर भुट्टो के अंदर में सरकार बनती है। उसके बाद 88 से लेकर 99 तक आप देखोगे तो पूरा एक पावर स्ट्रगल चलता है दो पार्टी के बीच में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके ये बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज़ और ये सारी चीज़ें, तो उनके बीच में स्ट्रगल चलता है। कुछ दिन पीपीपी की सरकार बनती है, कुछ दिन मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, कुछ दिन पीपीपी, दिन मुस्लिम लीग। तो ये पावर राइवलरी चलता है कुछ कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, कुछ दिनों के लिए, ऐसे ऐसे सरकार बनती रहती है। तो 88 से लेकर 99 तक यहाँ पर ये चीज़ें चलती है। सो 1999 में क्या होता है कि नवाज़ शरीफ के अंदर में सरकार बनती है और ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। नवाज़ शरीफ एक इलेक्शन के थ्रू जीत कर आए थे, बट पाकिस्तान में देखा नहीं जाएगा मिलिट्री कमांडर्स के द्वारा, और वहाँ के जनरल थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, नवाज़ शरीफ की सरकार को हटाया और ख़ुद बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। 2001 में उन्होंने ओथ ले लिया, हालांकि उन्होंने 1999 में ही नवाज़ शरीफ को उनके तख्ता से हटा दिया था। तो 2001 में पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ। और उसके बाद 2008 तक उनकी गवर्नमेंट चलती है, और 2008 के बाद से आज तक अगर कहूँ तो हाँ, लकीली कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं आया, बट स्टिल वहाँ पे कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बीच में ही ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर होता है ये कि जैसे एग्जाम्पल के लिए नवाज़ शरीफ की सरकार फिर से बनती है, तो उनके ऊपर कुछ केसेस लगते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, बाद में इलाज का बहाना करके वो लंदन भाग जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर इमरान खान की बात आती है, इमरान खान को भी केसेस लगते हैं उनके खिलाफ, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन करके उनको भी हटा दिया जाता है। तो ये पूरा सिलसिला चला है 2008 से, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पर है। 2018 में जाकर पाकिस्तान के जो 22वें प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान बनते, क्रिकेटर, वहाँ के नेता, तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर, और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी इन्होंने जितवाया था। कब का जितवाया था जल्दी बताना मुझे, जो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हो गए ना, इस साल इंडिया में भी क्रिकेट हो रहा है, तो मेरे को बताना कि पाकिस्तान ने किस साल वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। तो वो जीता था इन्हीं की कैप्टनसी के अंदर में। 2018 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, हालांकि इनके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं और ये बेचारे भी 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाते। 2022 में नवाज़ शरीफ के ही भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और जो ये भी अब ख़त्म हो चुके हैं, कि ख़त्म मतलब हम चले नहीं गए, इंतकाल नहीं हो गया है, बल्कि इन्होंने अपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। अब 2023 आ गया है, तो अब नया इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, तो इन्होंने 14 अगस्त को अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, अब नया इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन होगा, उसके बाद नया प्रधानमंत्री वहाँ पर आएंगे। बट ये पूरा सिलसिला रहा है पाकिस्तान का ओवरऑल, जो कि बड़े बड़े लीडर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पूरा ट्रांजिशन चलता है शुरू से ही। अब क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन मान लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-4 एस्ट्रिंग लगा दो, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण से पाकिस्तान आज तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाया है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं फॉर्म कर पाया है। इसके क्या रीज़न है? सबसे पहला, पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मिलिट्री ग्रुप, क्लर्जी ग्रुप, एरिस्टोक्रेसी, उनके पास बहुत ज़्यादा सोशल पावर है। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की जो मिलिट्री वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्लर्जी और एरिस्टोक्रेसी है, मतलब वहाँ पे जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर वहाँ पर जो ज़मींदार वर्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, और उनका ये मानना है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी से बेहतर शासन नहीं चलाया जा सकता है, हम लोग मिलिट्री रूल को ही प्रीफर करेंगे। तो पहला रीज़न ये है। दूसरी चीज़, इंडिया से दुश्मनी। इंडिया से दुश्मनी चलता आ रहा है, वहाँ के लोगों के जहन में ये बिठाया जाता है, जहर उगला जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को ख़त्म करेंगे। हालांकि खुशफहमी में ये रहते हैं कि भाई इंडिया को हम एक दिन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस कारण से भी लोग को लगता है कि भाई इंडिया से बदला लेना है ना, इंडिया से बदला कौन लेके देगा, मिलिट्री देगा। तो लोग भी इस कारण से प्रेफर करते हैं कि मिलिट्री रूल ही रहे, ताकि हमें इंडिया से बदला लेना है, पढ़ाना है, इंडिया पे कब्जा कर लेना है हम लोग। तो ये चीज़। उसके बाद उन लोगों का ये भी मानना है कि डेमोक्रेसी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड है। डेमोक्रेसी में जो लोग आते हैं, जो नेता आते हैं, वो काफ़ी करप्ट होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए ही चीज़ें करते हैं। हालांकि ये सही भी है, बहुत सारे नेता को आप देखोगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखोगे तो इतना पैसा बनाते हैं, वहाँ पे बैठ के प्रधानमंत्री बन के
कि बाद में उन पे केस चलता है और उनको भागना पड़ता है या हटना पड़ता है। इस कारण से भी मिलिट्री रूल प्रेफर किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलता है पाकिस्तान को, मतलब जो बड़े मुल्क है यूएस और बाकी सारे जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि मिलिट्री रूल ही रहे। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक टेररिज्म है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, उस चीज़ में उन लोगों को लगता है कि अगर शासन मिलिट्री के पास रहेगी तो ये टेररिज्म थोड़ा सा कंट्रोल्ड में रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने हाथों में ले लें, तो ये दुनिया के लिए फिर तो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो दैट्स वाई दे यूज टू सपोर्ट द मिलिट्री ग्रुप्स और मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। सो ये चीज़ भी देखने को मिली है। सो दीज आर द रीजंस। इसको आप पॉइंट वाइज याद कर लो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द पाकिस्तान फेलियर बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। सो दीज आर रीजंस बिहाइंड दैट। अब पाकिस्तान के बारे में आपने चीज़ें समझ ली हैं, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब आप लोगों को पता है कि कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा रिचुअल रहा है कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी डिस्कस करते हैं और उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। परवेज मुशर्रफ ने किन को हटाया था? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो या शौकत अजीज। दूसरा प्रश्न है, विच इवेंट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ जनरल अयूब खान गवर्नमेंट। अयूब खान की गवर्नमेंट के डाउनफॉल होने का क्या कारण था? बांग्लादेश क्राइसिस, इंडिया पाकिस्तान वॉर, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट या करप्शन स्कैंडल। यहाँ पे गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मुल्क की तरफ, दैट इज बांग्लादेश। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। तो बांग्लादेश के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। जब यह आज़ाद होता है ना, मतलब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, तो पाकिस्तान का ही पार्ट बना दिया गया था। ये जो एरिया है जो आप राइट साइड में देख रहे हो, दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आगे चल के फिर बांग्लादेश बनेगा। बट उस समय पे पाकिस्तान का ही पार्ट था। क्या बेवकूफ़ी, क्या दिमाग लेके इन लोगों ने पार्टीशन किया था कि एक पाकिस्तान इधर रहेगा, एक पाकिस्तान इधर रहेगा। भाई बीच में इंडिया तो देख लो, कैसे रूल कर पाओगे? उड़ के जाओगे? ऐसे तो कोई रोड तो से जाओगे नहीं, कोई ट्रेन तो ऐसे चला नहीं रहे हो कि यहाँ से हम चल जाएंगे। क्या करोगे? उड़ के जाओगे? ऐसे रूल करोगे? ठीक है, फ्लाइंग गवर्नमेंट चल रही है, मतलब चाहिए नहीं। बट उन्होंने क्या किया, ऐसे पार्टीशन कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इधर रहेगा और इस वाले एरिया में कौन से बंगाल और ये वाला जो आसाम वाला रीजन था उसके क्षेत्रों को रखा गया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि दोनों ही एरिया अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो था बंगाली, ठीक है, वो बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। उनका कल्चर अलग था, उनके रहन सहन का तरीका अलग था, उनका इंटेलेक्ट अलग था। वहाँ की जो ज्योग्राफी थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पर जूट का काफ़ी ज़्यादा पैदावार होता था, सिल्क की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी। तो इस कारण से जो इकोनॉमी है ना वो बेटर थी ईस्ट पाकिस्तान की। मतलब ये हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान कमा के दे रहा है वेस्ट पाकिस्तान को, ये भी चीज़ें थी, ठीक है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्ट लोग, और बंगाल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो बंगाल से कितने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, कितने बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो निकल के आते हैं। तो बंगाल अपने आप में चीज़ें थी। साथ ही साथ ये भी है कि जो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इंडिया में तो उसका बंगाल का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। सो ये जो रीज़न था, यहाँ पे लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे कि किस प्रकार से हम लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, किस प्रकार से हमें मतलब हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सो दे वर वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। वेस्ट पाकिस्तान के लोग उतने ज़्यादा इंटेलेक्ट या उस चीज़ में उस हद तक इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि वो रीज़न भी काफ़ी बाद में जाकर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है। बंगाल तो सबसे पहले आया ना इंडिया में कंट्रोल में ये सारी चीज़ें। बट एनीवे, तो यहाँ पर दिक्कतें क्या थी कि वहाँ के कल्चर को सप्रेस किया जा रहा था, बंगाली कल्चर को सप्रेस किया जा रहा था, उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा था। जब पहला आइन बना था, मतलब पहला संविधान बना पाकिस्तान का, तो उसमें लगा दिया गया कि उर्दू ही यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हो गई। भाई ये लोग बोले कि भाई उर्दू मेरा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमें बंगाली भी चाहिए, बंगाली मेरा लैंग्वेज है, बंगाली को भी रखो। उर्दू को रख रहे हो ठीक है, मानते हैं, लेकिन बंगाली को भी रखो। ये भी चीज़ें नहीं होती। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर खेती वगैरह काफ़ी अच्छी होती थी, पानी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उपलब्धता थी, इस कारण से जूट और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसके भी कमाई का हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान ले जाता, मतलब कमा के ये दे रहे हैं, उपजा ये दे रहे हैं, खेती वेती करके ये दे रहे हैं और उसका फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। तो इन कारणों से क्या हो रहा था कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, उनके अंदर में ये चीज़ें आ रही थी कि भाई मेरा एक्सप्लॉइटेशन,
हमारे कल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे लैंग्वेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। और इन सब के बीच में वहाँ पर एक लीडर का राइज होता है जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंगबंधु भी कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान इस बात को उठा रहे थे और इस स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। जो स्ट्रगल था बंगाली पीपल के राइट्स की बात थी, बंगाली लैंग्वेज के राइट की बात थी और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात थी। सो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई पाकिस्तानी डोमिनेशन यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग, वो आवामी लीग के लीडर। उनकी डिमांड यही थी कि ईस्टर्न रीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी भी बातें वहाँ पर सुनी जाए एंड पावर में उनको एक फेयर शेयर मिले। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ आवामी लीग एंड शेख मुजीबुर रहमान। अब इस आग में चिंगारी का काम करता है 1970 का इलेक्शन पाकिस्तान में पूरे, क्योंकि वो पाकिस्तान है पूरा, तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है 1970 में। उसमें क्या होता है कि देखो, एक पाकिस्तान इधर है, वेस्ट पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान इधर है जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और बीच में इंडिया है, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के सारी सीटों को जीत लिया आवामी लीग, ठीक है। और जो टोटल एक असेंबली बैठी थी ना वहाँ पर नेशनल, जैसे इंडिया में मानते हो संसद, तो वैसे ही उसके लिए इलेक्शन हो रहा था। उसके लिए जो मेजोरिटी था ना वो आवामी लीग ने जीत लिया, ठीक है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का सारा सीट उसने जीत लिया था, तो इस कारण से आवामी लीग को यहाँ पे मेजोरिटी मिल गई। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि भाई वहाँ की संसद में, वहाँ के असेंबली में जिसको सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिला है, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, सरकार उसकी बननी चाहिए। तो कायदे से ये होना चाहिए कि आवामी लीग की सरकार बननी चाहिए, जो शेख मुजीबुर रहमान है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को ये गवारा नहीं था। कैसे बर्दाश्त होता कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई लीडर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वहाँ के असेंबली का वो मुखिया बन जाए। उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं बनने देंगे। उन्होंने असेंबली को कन्वीन होने से ही मना कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने जेल में बंद करवा दिया और वहाँ पर अब सप्रेशन शुरू होता है बंगाली पीपल का। अब तो लोग उद्वेलित हो जाएंगे, लोग गुस्से हो जाएंगे ईस्ट पाकिस्तान के, भाई ऐसा कैसे, हम लोगों ने इलेक्शन जीता है, हम लोगों का अब हम लोगों की सरकार बननी चाहिए। बट नहीं, इस चीज़ को मना कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल के अंदर भेज कर वहाँ पर सप्रेशन शुरू हो जाएगा। जनरल याया खान, जैसा मैंने बताया कि उस समय पर जो पाकिस्तान के लीडर थे वो थे जनरल याया खान, उन्होंने सप्रेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट उसका नाम था, जिसके अंदर बंगाल के लोगों को चुन चुन के मारा गया। जो भी आवाज़ उठा रहे थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल पीपल थे या लीडर्स थे, उन सबको पकड़ पकड़ के मारा गया। कई हज़ारों लाखों लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म कर दिया गया बंगाल। कौन सा बंगाल? वही ईस्ट पाकिस्तान। अब इससे इंडिया के लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी। इंडिया के लिए दिक्कत ये है कि वहाँ से भागकर लोग इंडिया में शरण लेने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोगों को वेस्ट पाकिस्तानी वाले मार रहे थे। तो ये करीब करीब 1 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में चले आ रहे थे, जैसे 70 लाख 80 लाख के आसपास लोग इंडिया की तरफ चले आ रहे थे। तो अब ये इंडिया के लिए भी दिक्कत थी कि भाई इतने सारे लोग कहाँ से हम लोग अकोमोडेट कर पाएंगे। एक तो इंडिया में वैसे भी गरीबी और सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस समय में। इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो काफ़ी बुरा था। अब इतने ऐसे समय में इतने सारे लोग और आएंगे, फिर कैसे संभाला जाएगा। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है 1971 का। हम लोग क्या कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो डिमांड्स कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो फ्रीडम की मांग कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे हम लोग। और हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई वो देश आज़ाद हो जाए, क्योंकि दिक्कतें हैं और ऊपर से हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर था। तो वी वर सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब हम लोग ट्रेनिंग भी वहाँ पर दिया करते थे, वहाँ के लोगों को सिखाते थे कैसे लड़ना है। मुक्ति वाहिनी सेना को हम लोगों ने ट्रेन किया था। हमारी जो रॉ और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर काफ़ी बेहतर काम कर रही थी। एंड पैसे वैसे हम लोग देते थे, हथियार देते थे उन लोगों को ताकि वो लड़ सकें। फाइनली ये तो पूरा विदित था कि भाई ये चीज़ होगी। 1971 के दिसंबर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई का परिणाम यही निकलता है, पाकिस्तान दोबारा आ जाता है। भाई कितनी बार वो लड़ चुका है इंडिया से, बट सब बार हार गया। 16 दिसंबर 1971 को इंडिया विजय प्राप्त करता है और 16 दिसंबर को हर एक साल हम लोग विजय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और काफ़ी ही फेमस एक तस्वीर है, यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर जनरल नियाज़ी हैं, पाकिस्तान के जो कमांडर थे, वो सरेंडर पे साइन कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन कर रहे हैं कि भाई हम हार गए हैं। और इंडिया ने करीब 93,000
पाकिस्तानी सैनिकों को कैदी बना लिया था। भाई 93,000, सोच सकते हो, करीब करीब 1 लाख लोगों को हम लोगों ने कैदी बना लिया था पाकिस्तानी, इतने सारे सैनिकों, इतने सारे सैनिक लेकर आप क्या ही कर सकते हो। बहुत बड़ी जलालत थी पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी एक तरह से शर्मनाक हार थी, बट ये चीज़ें हुई। सो इस तरीके से फिर बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर राइज हो जाता है 1971 साल, जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया, फिर उनको पहुंचाया गया और बांग्लादेश पहुंचे वो। उसके बाद वहाँ पर सरकार बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बांग्लादेश ने अपने आप को सेकुलर कंट्री घोषित किया, डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया, सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात करी गई। बट शेख मुजीबुर रहमान का भी दिमाग खसकता है और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया बांग्लादेश को, और बता दिया कि कोई भी पार्टी वहाँ पर नहीं फंक्शन करेगी एक्सेप्ट आवामी लीग, केवल एक ही पार्टी काम करेगी, आवामी लीग। ठीक है, पहला चेंज। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी चीज़, नो अदर पार्टी वुड एग्जिस्ट अदर दैन आवामी लीग। बट ये चीज़ उनके लिए कुछ और ही रिजल्ट लेके आता है। उसी साल शेख मुजीबुर रहमान बंधु उनका असैसिनेशन हो जाता है। ही वॉज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग। वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर थे इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को मार दिया, गोली मार दी पूरे घर में, पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद जो आगे मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है बांग्लादेश में, उसमें नाम आता है ज़िया उर रहमान का। ज़िया उर रहमान वहाँ पर कमान संभालते हैं, हालांकि बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन रहा था, बट ज़िया उर रहमान ने वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने फिर इवन की मल्टी पार्टी सिस्टम को वहाँ पर अलाउ कर दिया और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दिया था। उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 का इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया और उसको जीत भी लिया ज़िया उर रहमान। लेकिन ज़िया उर रहमान भी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते और 1981 में इनका भी असैसिनेशन हो जाता है और उसके बाद नए मिलिट्री रूलर की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ते हैं और फिर एच.एम. इरशाद जो है वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद वो फिर नए प्रेसिडेंट बनते हैं बांग्लादेश के। तो आप देख रहे हो कि हाँ, बीच में कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ अलग अलग लीडर्स आए थे, बट अल्टीमेटली फिर एच.एम. इरशाद आ गए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में भी ऐसी व्यवस्था रही है कि पहले वो डेमोक्रेसी था, बीच में फिर मिलिट्री रूल देखने को मिला ज़िया उर रहमान और इरशाद के अंदर में। उसके बाद लोग फिर स्ट्रगल शुरू करते हैं कि भाई नहीं हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। तो लोगों की तरफ से एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को काफ़ी हद तक लीड कर रहे थे। स्टूडेंट जो थे वो काफ़ी बड़े संख्या में डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे और फाइनली इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उसको अलाउ कर दी। हालांकि अपने आप को प्रेसिडेंट उन्होंने घोषित कर दिया था अगले 5 साल के लिए, लेकिन वो चल नहीं पाए। 1990 में ही उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा और इलेक्शन लड़ा गया फिर 1991 का। वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ 1991 का और उसके बाद से वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ही कंटिन्यू रही है बांग्लादेश में। तो 1991 से लेकर आज तक 2023 तक वहाँ पर कंटिन्यू रहा है डेमोक्रेसी। ठीक है, और अभी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना, क्योंकि वो शेख हसीना बाहर थी, पढ़ाई कर रही थी, विदेश में थी, तो इस कारण से वो बच गई थी असैसिनेशन से और आज के समय में वही प्रधानमंत्री। लेकिन बांग्लादेश के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूँ तो वो खलीदा जिया थी, जो कि ज़िया उर रहमान की ही वाइफ। तो ये चीज़ है। तो एनीवे, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट ईबल, एक बहुत ही प्यारा सा देश नेपाल। कहते हैं कि विदेश यात्रा मैंने किया है तो विदेश यात्रा अभी तक नेपाल का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई बार विज़िट कर चुका हूँ नेपाल और आप में से कई सारे लोगों ने नेपाल विज़िट किया होगा। और जो पर्टिकुलरली इस बेल्ट के लोग हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इस बेल्ट के जो लोग हैं, दैन वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनके लिए नेपाल काफ़ी नज़दीकी मुल्क है और कोई पासपोर्ट वीज़ा लगता नहीं है, तो मस्त वहाँ से विज़िट कर सकते हो। इवन कि मैं जहाँ जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ से नेपाल जाना है तो करीब 2-3 घंटे का रास्ता है, बस नेपाल एंटर कर सकते हो और ये आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि मैं विदेश आ चुका हूँ। और विदेश यात्रा का जो किस्सा है वो लोगों को सुना सकते हैं बड़े गौरव से।
हालांकि जब बातें आती हैं कि कहाँ पर विदेश यात्रा है तो नेपाल, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। बट एनीवे, विदेश तो है। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है और कुछ समय तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है। बट ये उतना ज़रूरी नहीं है चीज़। हमें ज़रूरी है वो ये कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ के जो कॉमन पीपल है, वो हमेशा से ये चाहते थे कि एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम ना रहे, यहाँ पर राजा का शासन इस तरीके से ना रहे कि भाई सारा सारा पावर उनके ही हाथों में, भाई हमारी भी बातें सुनी जानी चाहिए। तो ये चीज़ रहा। लेकिन जो राजा था वो आर्मी की मदद से ऐसा होने नहीं देता था, डेमोक्रेसी को वहाँ पर एक्सपैंड नहीं होने देता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज नेपाल, एक हिमालयन स्टेट या कंट्री। बट वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होता है 1990 में, जो 2 ईयर में बताऊंगा नेपाल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है 1990। पहला 1990 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिसके बाद वहाँ के जो राजा थे उन्होंने फिर डेमोक्रेसी को अलाउ कर दिया। वहाँ पर जो असेंबली है उसको भी बिठा दी गई कि भाई अब आप भी देखो चीज़ों को। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया। वहाँ पर एक नाम के लिए डेमोक्रेसी इंस्टॉल करी गई थी, वहाँ पे जो असेंबली बनाया गया था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। 2002 में ही वहाँ की असेंबली को भंग कर दिया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों, ऐसा क्यों? जब वहाँ पर राजा ने अपने पावर को डाइल्यूट कर दिया था, असेंबली को कुछ पावर्स दे दिए थे, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ पर डेमोक्रेसी कंटिन्यू नहीं रह पाई? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था वहाँ पे माओइस्ट स्ट्रगल का राइज होना। माओवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, माओवादी मतलब कौन? माओ कौन? वही चाइना वाला माओ जेडोंग। माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से जो रखते हैं, उस चीज़ को जो फॉलो करते हैं, उनको माओइस्ट कहा जाता है। जिसमें आर्म्ड स्ट्रगल की बात होती है, जिसमें रिवॉल्यूशन की बात होती है, जिसमें वायलेंस की बात होती है। तो ऐसे लोगों ने फिर वहाँ पर अपनी पैट्स जमानी शुरू कर दी नेपाल में। उन्होंने मोनार्की के खिलाफ और रूलिंग जो एलीट क्लास था उनके खिलाफ जंग छेड़ दिया था। हथियार वगैरह लेके उनका तो वायलेंस वाला ही रहता है। इस कारण से फिर माओइस्ट गुरिल्ला और राजा के जो फोर्सेस थे उनके बीच में टसल शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे कि पूरे दौर में 1990s के बाद मोनार्क, तब राजा, और जो डेमोक्रेसी चाहते थे वो, और माओइस्ट, तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल चल रहा था। राजा कुछ और चाह रहे हैं, माओइस्ट लोग कुछ और चाह रहे हैं, और जो डेमोक्रेट्स है वो कुछ और चाह रहे हैं। और 2002 में जो मैंने आपको बताया कि किंग ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने इस जो लिमिटेड स्केल पे ही डेमोक्रेसी दी गई थी कि भाई असेंबली रहेगा और राजा के पावर थोड़े कम रहेंगे, वो भी ख़त्म कर दिया। भाई पार्लियामेंट ख़त्म करो, सारा सारा पावर वापस से मेरे को दे दो। लेकिन फिर से 2006, जो मैंने दूसरा ईयर बताया था वो है 2006। पहला आप याद रखोगे डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ था 1990 में। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो 2006 में। और इस मूवमेंट के द्वारा वहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठाने शुरू कर दी कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट होता है। राजा ने वापस से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर कह सकते हो पार्लियामेंट है उसको रिस्टोर कर दिया। वहाँ पर एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसको 7 पार्टी अलायंस के द्वारा, 7 पार्टी का अलायंस था, उनके द्वारा लीड किया गया। गिरजा प्रसाद कोइराला वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। मनीषा कोइराला से कोई लगते हैं क्या? बिल्कुल लगते हैं, उन्हीं की फैमिली के हैं। पढ़ना आप उनके फैमिली ट्री के बारे में और पता करना कि मनीषा कोइराला जो बॉलीवुड में काफ़ी चर्च नाम है, उनके कौन लगते हैं। एनीवे, 7 पार्टी अलायंस के द्वारा वहाँ पे सरकार बनती है। गिरजा प्रसाद कोइराला को वहाँ की गवर्नमेंट का हेड बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करी जाती है और उनको काम दिया जाता है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो। हालांकि कुछ लोग नेपाल के मानते हैं कि भाई राजा भी रहने चाहिए, भले उसके पास पावर ना हो लेकिन राजा रहने चाहिए क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है। तो ये भी उन लोगों का मानना रहा है। माओइस्ट ग्रुप है, उनका मानना ये रहा है कि नहीं, ये जो पूरा सिलसिला था, पूरा जो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ठहरते हैं। अब हम लोग डेमोक्रेसी के पार्ट बनते हैं और सरकार के साथ मिलकर लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो उनका ये मानना था कि भाई सरकार की पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो गरीब हो, मजदूर हो और जो मजलूम हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करे। तो दे वांटेड betterment फॉर द सोसाइटी एंड एक्चुअली एंड स्पेशली फॉर द डाउन टू अर्थ सोसाइटी, राइट। वो सारी चीज़ें थी। माओइस्ट और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप ये सब जो हैं वो इंडिया को काफ़ी सस्पिशन के निगाहों से देखते हैं। उनको लगता है कि भाई इंडिया हम पे एक बिग ब्रदर की तरह करता है, अपनी पॉलिसी को हमारे ऊपर थोपता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। बट 2008 में फाइनली क्या होता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है और मोनार्की को पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पे राजा का शासन पूरी तरह से ख़त्म। कब? 2008 में। और 2015 में इसने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया।
तो ये पूरा चल रहा था। कुछ ईयर के बारे में याद रखना, 1990 पहला डेमोक्रेटिक का स्ट्रगल होता है, राजा एक नॉमिनल डेमोक्रेसी को अलाउ कर देता है, बट 2002 में वो खत्म। ठीक है, फिर 2006 का स्ट्रगल होता है, जिसके बाद ये चीज़ें बेटर हो पाती है। 2008 में रिपब्लिक बनता है और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को नया अडॉप्ट कर लेते। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेपाल। नाउ मूविंग अहेड टू another country of South Asia, that is श्रीलंका। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अभी एशिया कप में श्रीलंका को हराकर और 2011 के वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका को हराकर हम लोग विजेता बने थे। कौन सा एक देश है श्रीलंका? मुझे एक याद आता था कि बचपन में जब वो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का इवेंट होता था ना स्कूल में, तो ऐसे इंडिया का मैप बनाते थे। ठीक है, इंडिया का मैप बनाते थे ना, जो भी बनाता था, तो उसमें क्या होता था, इंडिया बना लिया, इंडिया का मैप बन गया और नीचे में श्रीलंका बना देते। भाई मेरे दिमाग में आता था, भाई इंडिया में इंडिपेंडेंस है, श्रीलंका को क्यों घुमा? ये चीज़ है, जब बहुत सारे लोग मैप बनाते हैं ना, तो मैप बना लेंगे इंडिया का, नीचे श्रीलंका को डाल देंगे। ये भी है, मतलब ये एक तरह से हमारा अभिन्न हिस्सा है। या अगर इसे दूसरी तरह से लोगे तो ये एक ऐसा है कि इंडिया के साथ श्रीलंका आ ही जाएगा। तो ये इतना प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत। उसमें क्या क्या दिक्कतें रही हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं, इसके बारे में समझते हैं। और वैसे इसका मैप बनाना काफ़ी आसान भी है, इंडिया से देखोगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, श्रीलंका का मैप बनाना काफ़ी आसान है। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। श्रीलंका कब आज़ाद होता है? 1948। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन ईयर 1948। उस समय पे बेचारे लोगों को श्रीलंका बोलने नहीं आता था, अंग्रेजी लोगों को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका नाम कुछ तो रखते हैं। क्या नाम है? श्रीलंका बोला नहीं जा रहा है, सीलोन रखते थे। हुआ सेंटर फ्रूट नहीं रखा, सेंटर फ्रूट नहीं रखा और उन्होंने सीलोन रख दिया। तो ये श्रीलंका का नाम सीलोन रखें, कोई सेंस बनता है इस बात का? बोलने नहीं आ रहा है तो कुछ भी, हमें बोलने नहीं आएगा एडवर्ड का नाम, तो मैं उसको चिंटू नाम रख दूंगा। बहरहाल श्रीलंका की आज़ादी के बाद वहाँ पर कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती, इतनी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर स्टार्ट होता है। अगर आप श्रीलंका के एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पर जो सिनलीज लोग, सिन्हाला वहाँ की भाषा है, वो लोग यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में और सदर्न पार्ट में रहते हैं, वहाँ पर डोमिनेट। बट ईस्टर्न पार्ट जो है और नॉर्थ पार्ट जो है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, इसमें बेसिकली तमिल लोग, और ये एक्चुअली में तमिल लोग के रहने के कारण कौन से वो था कि ब्रिटिशर्स का ही शासन था दोनों देशों में, भारत और श्रीलंका में। यहाँ से काफ़ी सारे लोग श्रीलंका गए पास्ट में, या इवन कि उससे पहले भी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी बहुत सारे लोग तमिल का आना जाना था। अगर आप बहुत पास्ट में जाओगे तो फिर तो चोला, पांड्याज और ये सारी चीज़ें में निकल के आती, बट काफ़ी ज़्यादा लिंक रहा है। तो तमिल लोग भी श्रीलंका में काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। अंग्रेज़ों के समय काफ़ी इंडियन लोग हैं, वो वहाँ पर जाके बसे थे, इंडियन तमिल है जो कि इस पार्ट में रहते हैं, जो कि डार्क ब्राउन कलर में आप देख पा रहे होगे, तो तमिल से। अब वहाँ पे दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्या थी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था ना, तो तमिल लोग जो थे ना, इंडिया से गए हुए थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे ज़्यादा थे, तो बेटर पोजीशन पे आ चुके थे, उनकी इकॉनमी कंडीशंस बेटर हो चुके थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा अमीर हो गए। अब ये चीज़ जब आज़ाद हो गए तो सिन्हाले लोगों को पसंद नहीं आया। भाई पावर क्यों उन लोगों के हाथों में है, या बड़े पोजीशन पे वो क्यों है? मेजॉरिटी में कौन है? देखो मेजॉरिटी में श्रीलंका में कौन है? सिन्हाला कम्युनिटी। हालांकि इन सब के बारे में अपनी क्लास 10 NCERT में भी पढ़ा होगा, बट मेजॉरिटी ये थे, और माइनॉरिटी कौन है? तमिल्स। तो इनके मन में एक तरह का जेलसी आ गई थी कि भाई ये लोग संख्या में कम हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, अच्छे अच्छे पद पे। लेकिन अभी तो अंग्रेज है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के गए तो सिन्हाला कम्युनिटी ने तमिल कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया अपने नंबर के बाद, मेजॉरिटेरियन वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का फॉर्म किया गया जिसमें ये बना दिया गया कि सिन्हाला ही यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। सिन्हाला आता है तभी जॉब मिलेगा, तभी एडमिशन मिलेगा, तभी सारी चीज़ें। ऑफिशियल रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म को वहाँ पर घोषित कर दिया गया, और इनका सप्रेशन होता चला गया, तमिल का। तमिल लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, उन लोगों ने फिर स्ट्रगल शुरू कर दिया। कितने दिन चुप बैठेंगे? तो सर रिवॉल्ट करोगे ना, तो वही रिवॉल्ट शुरू कर दिया। एंड लेटर
दे ऑल्सो डिमांडेड कि भाई हम लोग ये अपना देश बनाएंगे, तमिल ईलम बनाएंगे। ये जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया है, इसको हम लोग श्रीलंका से अलग करके अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे तमिल लोग। तो ये चीज़ थी। अब देखो इस चीज़ का प्रेशर इंडिया पर भी था, क्योंकि वहाँ पर जो तमिलियन है उनका लिंक है इंडिया से। तो इंडियन गवर्नमेंट पर भी ये प्रेशर था कि आप भी उस चीज़ में इंटरवीन करें, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े पावर हैं वो इसमें इंटरफेयर करे और फिर इंडिया की सिक्योरिटी भी हैम्पर हो सकती है। इस कारण से भी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में थी कि भाई हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग नेग्लेक्ट करके नहीं छोड़ सकते। पड़ोस के घर में आग लगी है, आप चैन से नहीं सो सकते, आपको भी बाल्टी लेकर पानी भर के उसको बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल, आधे घंटे में नहीं तो 1 घंटे में आपके घर भी जद में आएंगे। वो एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि इस इलाके में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, वही चीज़ कि अगर श्रीलंका में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इन द ईयर 1987 इंडियन गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट दे केम इनटू एन अकॉर्ड। से राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उधर से जावड़ने साहब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको इंडो श्रीलंका अकॉर्ड कहा जाता है 1987 में। याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे अंतर में क्या थी, इसके अंतर्गत कुछ एग्रीमेंट्स, इसके अंतर्गत इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर भेजेगा, मतलब इंडिया अपनी आर्मी वहाँ पर भेजेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि भाई नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंस में तमिल के लिए भी कुछ ऑटोनॉमी दी जाए, इमरजेंसी वहाँ से हटाई जाए, तमिल, सिन्हाला और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर बनाया जाए, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पर भेजा जाए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया कौन होता है हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने वाला। ये चीज़, इस पर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है मद्रास कैफे, का भी देखना, जो इस चीज़ को बताती है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या था। और जो तमिल के लिए जो बड़ी फोर्स, काफ़ी सारी फोर्सेस थी, उसमें सबसे बड़ी जो फोर्स थी वो तमिल के लिए काम कर रही थी या तमिल के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो था लिटे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तमिल एलम को मतलब बनाने के लिए, तमिल एलम मतलब तमिल स्टेट, तमिल कंट्री बनाने के लिए लिबरेशन टाइगर, तमिल को आज़ाद करवाएंगे। और उसके लीडर ये प्रभाकरन स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरा वायलेंस चल रहा है, और इस सिचुएशन को कहा जाता है सिविल वॉर, कि घर के अंदर में ही 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, एक आर्मी गवर्नमेंट फोर्सेस है और एक तरफ तमिल फोर्सेस, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, और बीच में इंडिया की आर्मी घुसी हुई है। तो ये पूरा स्ट्रगल चलते रहता है, लेकिन इंडियन आर्मी को इस कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, और फाइनली 89 में, मतलब 2 साल के बाद, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ से बिना अपने मकसद को अचीव किए वहाँ से निकल जाती, और ये पूरा सिलसिला चलता है। और ये सिलसिला शुरू कब से हुआ था, 1983 से। श्रीलंकन क्राइसिस पूरा चलता है 1983 से सिलसिला, 87 में वहाँ पर इंडियन आर्मी आई, और 89 में वहाँ से फिर निकल गई। तो लेकिन फिर वायलेंस कंटिन्यू रहा। बीच में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे कंट्री ने भी नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन आप सोच सकते हो कि ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि इसमें कई सारे हज़ारों लाखों लोग मारे गए। कैसे मरे ये भी नहीं पता। गवर्नमेंट की फोर्सेस ने, लिट्टे ने कितने सारे लोगों को मार दिया। मारने में बता सकता हूँ कि इसका इंटेंसिटी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, भारत के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया, राजीव गांधी कहते हैं। आप सोच सकते हो कितने बड़े लोग इसमें। फाइनली ये चीज़ें ख़त्म होती है 2009 में, जब लिट्टे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, प्रभाकरन को मार दिया जाता है। तो 1983 से जो ये पूरा इतनी कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला चला था, वो 2009 में जाकर ख़त्म होता है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि राजीव गांधी की हत्या क्यों करी गई। देखो, राजीव गांधी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन होता है 85 में, फिर वहाँ से वो कंटिन्यू करते हैं। बीच में फिर वीपी सिंह की सरकार आ जाती है, और उसके बाद फिर नया इलेक्शन होता है 1991 में। 1991 में जब नया इलेक्शन होने वाला था, तो उस समय ये लग रहा था, और ये पॉसिबल भी था, कि कांग्रेस वापस से सरकार में आ जाए और राजीव गांधी दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। लिट्टी लोगों को लगा कि भाई अगर ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गया ना, तो फिर से हो सकता है कि हमारे मैटर में इंटरवीन करे, चलो इनको मार देते। और फिर तमिलनाडु में वो चुनावी यात्रा करने गए थे, वहाँ पर एक महिला आई जो फूल माला है उस पर बॉम्ब लगा हुआ था, वो पहना दी,
और वो ब्लास्ट कर जाता है। इस तरीके से राजीव गांधी की हत्या करी गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन इन सब के बावजूद, इस पूरे आर्म्ड स्ट्रगल के बावजूद और काफ़ी सारी चीज़ों के होने के बावजूद श्रीलंका ने बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ अपनाया हुआ था, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी हाई रैंक है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर। मतलब साउथ एशिया में सबसे बेटर जो कंट्री है वो श्रीलंका ही है। मतलब इन सब के बावजूद, इस पूरे आर्म स्ट्रगल और पूरे इतनी कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद श्रीलंका के जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पलरी रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे रहे। श्रीलंका ने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, और इस साउथ एशियन रीजन में पहला देश ऐसा था इसने लिबरलाइज़ किया अपनी इकॉनमी को। जैसे हम लोगों ने 1991 में जाकर लिबरलाइज़ किया, पाकिस्तान ने 88 में किया था, तो इसमें सबसे पहला देश श्रीलंका था। ठीक है, हाई पर कैपिटा जीडीपी सिविल वॉर के दौरान भी, और अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इसने कंटिन्यू रखा। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स आप कह सकते हो कि फेयरली सक्सेसफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी श्रीलंका। So this is all about Sri Lanka. Now you have to answer this question. Third question है, what was the Indian government response to the Sri Lankan Tamil question? श्रीलंका में जो तमिल का प्रश्न आया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? पॉज करना है इस वीडियो को और इसके आंसर को आपका कमेंट बॉक्स में देना है, राइट। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले पार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सो सबसे पहले आता है कश्मीर इशू। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, और दोनों के बीच में ही शुरुआत से ही, जब से ये दोनों देश आज़ाद हुए हैं, इनके बीच में टसल जारी रहा है। कश्मीर इशू एक बहुत बड़ा इशू है दोनों देश के बीच के संबंधों के लिए। अगर आप इस रीजन को देखोगे तो ये पूरा जो रीजन है इसको कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर का ये रीजन है। जैसे ही देश आज़ाद होता है 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आते हैं। उसके उसी साल कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता है। ठीक है, वहाँ की कहानी के बारे में हम लोग जब इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी मेजरली वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट वहाँ के जो राजा थे वो एक हिंदू राजा थे। और भारत के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से अंग्रेज़ों ने कुछ इस तरह की चीज़ें छोड़ दी थी कि जो प्रिंसली स्टेट है, मतलब ऐसी रियासतें जहाँ पर राजा का शासन है, वो डिसाइड करेंगे कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो फ्री रहे। हरि सिंह जो यहाँ के महाराजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम फ्री रहेंगे। बट पाकिस्तान चाहता था कि ये, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो उसके अंदर में आने चाहिए, और फिर 1947 में वहाँ पर अटैक कर दिया जाता है। और फिर जो हरि सिंह है, महाराजा हरि सिंह कश्मीर के, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, मतलब वो इंडिया को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद इंडियन फोर्स आती है यहाँ पर और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। फाइनली सीज फायर होता है, मतलब लड़ाई खत्म होती है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, आई होप कि आप इस मैप पे देख पा रहे होगे, ये जो लाइन है यहाँ पर सीज फायर होता है, और ये जो एरिया ग्रीन में आप देख पा रहे हो यहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल रह जाता है, यहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी पहुँच गई थी। तो इस रीजन को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर पूरा भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो रीजन है इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये रीजन बन जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंटरनेशनल बॉर्डर तो हमारा ये रहा, ये पूरा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, बट जो एक्चुअल में अभी चीज़ें चल रही हैं वो इस लाइन पे चल रही है, और इस लाइन को उस समय पे सीज फायर लाइन कहा गया था, और बाद में 1972 में जब सिमला एग्रीमेंट होता है तो इस लाइन का नाम बदल के इसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो यहाँ तक आप देख रहे हो, ये लाइन के उस पार पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और ये रीजन हमारे कंट्रोल में है अभी के समय। हालांकि पाकिस्तान जो है वो इस ग्रीन वाले रीजन को आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। ठीक है, तो 1947-48 का वॉर जो हम देखते हो उसने कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। फिर एक और लड़ाई होती है 1965 में, जिसमें अगेन कश्मीर वाला इशू होता है, लेकिन वो रन ऑफ कच्छ से बेसिकली शुरू होता है। रन ऑफ कच्छ वाले इलाके में, मतलब जो गुजरात वाला इलाका, वहाँ से फिर पंजाब एंड कश्मीर वाले इलाके में लड़ाई चलती है, वो लड़ाई होती। फिर 1971 का वॉर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा ही है। 1971 के वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है फॉर द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो इन तीनों ही लड़ाई में आप देखोगे ना कि ये कश्मीर वाला इशू सुलझ नहीं पाता है, और इस तरीके से ये चीज़ें एक मेजर कंटेंशन बन के रह गई है। फिर उसमें ये वाला जो रीज़न है
सैंक्सकम वैली इसको कहते हैं। ये 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी, इंडिया हार गया था। उसके बाद 63 में पाकिस्तान ने किया कि इस रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दिया है। ये भी एक दिक्कत वाली चीज़ है, बट एनीवे ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। फिर एक सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये एक सियाचिन ग्लेशियर है जो कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के ट्राई जंक्शन पे आप कह सकते हो, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। तो ये ट्राई जंक्शन पे है और इस पर इंडिया का कंट्रोल है और दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड इसको माना जाता है। आपने कई बार नाम सुना होगा इसको, काफ़ी मुश्किल में यहाँ पे सैनिक रहते हैं। तो इस पे पाकिस्तान कंट्रोल चाहता था और अगर इस पे कंट्रोल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाता है, मतलब बहुत ऊंचाई पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाता है एंड दैट कुड बी अ सिक्योरिटी थ्रेट, मेजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। सो फिर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर आर्मी भेजती है और यहाँ पर कंट्रोल कर लेती है। ये चीज़ है। तो एक तो हो गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। फिर सैक्सकम वैली है जो कि चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है, चाइना का पार्ट है। और सियाचिन ग्लेशियर हमारे अंदर में, हम उस पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद एक और इशू है सर क्रीक का इशू, जिसको हम रन ऑफ कच्छ वाले इलाके में आप देखोगे उसके पास में ही पड़ता है। सर क्रीक लाइन है दरअसल जो यहाँ पर अरेबियन सी है उसमें इंडिया क्लेम करता है। अगर आप रेड लाइन देख पा रहे होगे तो इंडिया क्लेम करता है कि रेड लाइन के पैरेलल जो एक लाइन जाती है वहाँ तक हमारा पार्ट, मतलब हमारा हिस्सा है। बट पाकिस्तान कहता है नहीं, ये ग्रीन वाले लाइन तक, मतलब उधर के साइड से हमारा हिस्सा है। मतलब इस लाइन के बीच में, मतलब इंटरनेशनल वाटर तक उसको स्ट्रेच करोगे ना इस चीज़ को, तो वो कहता है कि अरेबियन सी के इस हिस्से तक मेरा पार्ट है। तो मतलब इस चीज़ के लिए दोनों देश के बीच में टसल चलता है। इवन कि जब इंटरनेशनल लेवल पर जो इस चीज़ को देखती है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने भी इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है कि भाई ये रेड लाइन तक इंडिया का पार्ट है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस इलाके तक अगर कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत सारे जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेज हैं वो यहाँ पर चीज़ें, ऑयल बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब प्रोडक्शन किया जा सकता है, वहाँ पे रिजर्व्स है काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये सर क्रीक लाइन है जो कि एक बहुत बड़ा इशू बनता है एंड इवन के रन ऑफ कच्छ वाले इलाके में भी 1965 की लड़ाई में, और सर क्रीक लाइन एक मेजर इशू बना था 65 के वॉर में। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो कि साउथ एशिया के दो देश अचानक से न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको पोखरण 2 कहते हैं, और उसके बाद क्लेम कर दिया कि नाउ वी आर न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर पावर। हालांकि इससे पहले भी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसको टेस्ट किया गया था जिसको पोखरण 1 कहते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये चीज़ें हुई थी। बट उस समय इंडिया ने क्लेम नहीं किया था कि हम न्यूक्लियर स्टेट बन गए। हम उस समय इंडिया ने क्लेम किया था कि हम पीसफुल पर्पस के लिए चीज़ें कर रहे हैं 1974। बट यहाँ पर 1998 में हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग एटम बॉम्ब बना चुके हैं और हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण नाम की जगह पे टेस्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठा और पाकिस्तान भी काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहा था कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन जाए और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर ले विद द हेल्प ऑफ चाइना। पाकिस्तान ने ही कुछ ही हफ्तों बाद, मतलब उसी महीने में, मई 1998 में ही, अगले ही हफ्ते, मतलब कुछ ही दिनों में, उसने क्या किया, अपने यहाँ पर टेस्ट कर लिया। 2 हफ्तों के अंदर में ही टेस्ट कर लिया और वो किया था उसने चगाई हिल्स में। तो एक बार प्रश्न भी पूछ चुका है CBSE MCQ में कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था। वो किया था चगाई हिल्स में। कब? तो मई 1998 में ही। अच्छा, भारत ने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो पोखरण में गया था, जैसा मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान में, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंदिरा गांधी के समय में जब 1974 में ये चीज़ें करी गई थी, फर्स्ट पोखरण, तो उस समय के ऑपरेशन का क्या नाम था। राइट नाउ मूविंग अहेड, भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक दूसरे को बड़े सस्पिशन से देखती है, आप जानते ही, क्योंकि भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, कश्मीर में जो आतंकवादी है उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वेपन्स के थ्रू हो, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। और जो कश्मीर वाला रीजन है उसमें जो अव्यवस्था है या अशांति है उसको फैलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पाकिस्तान। साथ ही साथ प्रो खालिस्तान मूवमेंट, अभी आपने अगर न्यूज़ वगैरह को फॉलो किया होगा तो कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है और उस पर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में। एनीवे, जो पाकिस्तान है वो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स और प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को भी सपोर्ट करता है। खालिस्तान, दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि खालिस्तान वाला मुद्दा बना रहे।
खालिस्तान मतलब जो सिख लोग हैं ना, वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, पंजाब को काट कर वहाँ पे एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बना, तो वैसे सिख लोगों के लिए एक अलग देश बने, ये चाहते हैं। और ये खालिस्तानी मूवमेंट है, और भारत सरकार इसको नहीं होने देना चाहती है ऑब्वियसली। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कैसे कैसे ये खालिस्तान मूवमेंट आगे बढ़े। आईएसआई जो वहाँ के कि जैसे इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे ही पाकिस्तान में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस वहाँ पर काम करती है, जिसका ये काम ही होता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो। इन सब देशों में भी जो लोग हैं जो कि भारत के विरोधी है, उनको पैसे वैसे देती रहती है, उनको एड देती रहती है। तो ये इंडिया का ये इल्ज़ाम है। वही पाकिस्तान कहता है कि इंडिया जो है ना, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। सिंध और बलूचिस्तान में इंडिया वहाँ के लोगों को भड़काता है, और सिंध और बलूचिस्तान के लोग त्रस्त हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और वो चाहते हैं कि आज़ादी। तो पाकिस्तान इंडिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि सिंध और बलूचिस्तान में इंडिया भड़काता है, और इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि कश्मीर में ये चीज़ें इंडिया का पाकिस्तान करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों के बीच में काफ़ी सस्पिशन है। बट कुछ कोऑपरेशन भी है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस नदी आप जानते हो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। इंडस रिवर के किनारे में एक पूरी सभ्यता कई सौ साल पहले वहाँ पर प्रस्फुटित हुई थी, वहाँ पर पली बली थी। हालांकि बाद में उसका फिर डिक्लाइन हो जाता है, बट इंडस रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये हिमालय से निकल के इंडस रिवर यहाँ से तिब्बत वाले इलाके से निकल कर इंडिया के कश्मीर और पंजाब वाले रीजन से होते हुए पाकिस्तान जाती है, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, उसके ही पानी से खेती होगा, वहाँ के लोगों का गुजर बसर होगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। बाद में फिर इंडस रिवर इधर से होते पाकिस्तान होके अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो अब दोनों देश की जब बंटवारा हो गया, तो पानी के लिए भी झगड़े होने शुरू हो गए। और क्योंकि भारत एक अपर रिपराइन स्टेट है, मतलब भारत से होकर पाकिस्तान में जा रहा है, तो हो सकता है कि भारत यहाँ पर मान लो डैम बना दे, तो क्या होगा कि पानी रुक जाएगा। पानी रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तान तो बेचारी भूखे प्यासे मर जाएगी, कि वहाँ पर ना खेती होगा ना पानी, वहाँ पर चीज़ें होंगी। तो इस कारण के लिए फिर एक टेंशन क्रिएट हो रहा था। बट लकली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होता है, जिसके अंतर्गत ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया कि हाँ, पानी का बंटवारा किस प्रकार से होगा। पानी का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसको आप देख लो, इंडिया और पाकिस्तान को कैसे कैसे पानी मिलेगा। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे याद, चेनाब, झेलम और इंडस का ज़्यादातर जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा, और बाकी बचे जो रिवर है, रावी, ब्यास और सतलज, इसके जो ज़्यादातर पानी है वो इंडिया को मिलेगा। तो इस तरीके से बंटवारा किया गया, ताकि जो एक वाटर है वो इशू ना बने दोनों देश के बीच के टेंशन का। और ये वहाँ से आज तक इंडस वाटर ट्रीटी सक्सेसफुली चलता आ रहा है। अब मैं आपको कुछ टाइमलाइन बताऊँ, तो कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताता हूँ। हालांकि आपके बुक का ये पार्ट नहीं है, बट स्टिल आपको जानना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार क्विकली हम लोग रिव्यू कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे कैसे इशू रहे हैं। 1947 वो साल जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते हैं ब्रिटेन के कॉलोनी से, वो एक अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे आ जाते हैं। 47-48 में जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता है, और पूरा जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर उसके बाद 1963 में आता है। 63 में आपको पता है कि सैक्सगम वैली वहाँ पर दे दिया गया था चाइना को। 62 में हम लोग लड़ाई हार चुके थे चाइना से, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद 1965 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, जिस समय दूसरा लड़ाई लड़ा गया था, रन ऑफ कच्छ वाले इलाके से शुरू होकर चीज़ें कश्मीर तक फैलती हैं। और उस लड़ाई में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस लड़ाई को फिर ख़त्म करवाने का जिम्मे लिया USSR ने, और USSR ने फिर मीडिएट करने के लिए शास्त्री जी को इंडिया से, और फिर पाकिस्तान से जनरल अयूब खान को बुलाया, और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया, जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, वो ये करवाया गया था अभी के समय के उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहीं पर ताशकंद एग्रीमेंट को साइन करने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1971 में दोबारा एक लड़ाई होता है, मतलब दोबारा आप कह सकते हो कि तीसरी बार लड़ाई होती है बांग्लादेश के लिए, आज़ादी के लिए। ठीक है, 72 में जाकर फिर एक एग्रीमेंट होता है, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद
जो नेक्स्ट ईयर है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 1998, जिस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे। इंडिया ने पोखरण और पाकिस्तान ने चगाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया था मई 1998 में। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। हम लोग दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ये उनका कहना था। तो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते जाते थे और इवन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचो लाहौर तक उन्होंने बस चलवाया था, दिल्ली से लाहौर तक की बस की सेवा करी चलाई थी। और जो बस है उसमें खुद बैठ कर गए थे, डेलीगेट गए थे। उस समय की सिक्योरिटी एजेंसी ने वाजपेयी साहब को कहा था कि आप मत जाइए, आप पे अटैक हो सकता है, बट वो चाहते थे कि अच्छा रिलेशन हो और वो खुद बस में सवार होकर वहाँ पर गए थे दोस्ती बढ़ाने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने गद्दारी करी और उसी साल हमारे ऊपर अटैक कर देता है। 1999 में ही कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें कारगिल पर अटैक कर दिया जाता है, बट उसमें भी हम लोग विजय होते हैं। आपने मूवी देखा होगा शेरशाह, मैं आप बताना कि वो कौन से एक हमारे वीर योद्धा थे, शहीद का नाम क्या था, ठीक है। 1999 में ही वो कारगिल युद्ध में ही वो शहीद होते हैं। कारगिल युद्ध वन ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती है और फिर 2012 वाली चीज़ है कि कसावे मारा गया था। 2008 में उसने पाकिस्तान के ही जो आतंकी थे उन्होंने मुंबई पर अटैक किया था। उसके बाद फिर 2016 में इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया गया था। को याद होगा किस प्रकार से आर्मी के बेस कैंप पर वहाँ पर हमला किया गया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। फिर 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया। सो ये सारे इवेंट्स हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस प्रकार से रहे हैं, कौन कौन से मेजर इवेंट रहे हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जिसमें आपको मैच करना है कि मैच द फॉलोइंग इवेंट विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर। शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, वॉर इन रन ऑफ कच्छ, बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट या कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको मैच करना है आपको 1 2 3 4 5 से। और मैं आशा करूंगा कि आप ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। मूविंग अहेड, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। भारत और उनके जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भारत के किस प्रकार से संबंध रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, बट कुछ इशूज़ हैं जिसके कारण से दोनों ही देश एक दूसरे पर सबकी निगाहों से देखते हैं और इशू चलता आ रहा है। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या इशू है, इंडिया अपनी तरफ से क्या कहते हैं। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के शेयरिंग के रूप के ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी बड़ा टेंशन है। और आप कह सकते हो कि एक मेजर टेंशन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, वाटर शेयरिंग इशू है। फिर उसके बाद भारत ये कहता है कि बांग्लादेश की तरफ से इलीगल इमिग्रेशन होता है, बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग इलीगली इंडिया में इंटर कर जाते हैं और अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहते हैं। फिर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स को बांग्लादेश सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जब ट्रूप्स को बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट पहुँचाना चाहते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, तो उसमें बांग्लादेश कहता है कि नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते। तो देखो, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो बहुत छोटा सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू इंडिया को कनेक्ट करना पड़ता है अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बट इंडिया चाहता है कभी भाई इमरजेंसी के टाइम पर हमें नॉर्थ ईस्ट में तेज़ी से घुसना है तो बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ेगा, तो बांग्लादेश इसके लिए भी इनकार कर देता है। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर उसके बाद कि बांग्लादेश जो है वो म्यांमार के थ्रू चाहता है इंडिया कि भाई उनसे हम लोग नेचुरल गैस उनको बेचे, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है म्यांमार को, तो उसके लिए बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ेगा, तो बांग्लादेश उसके लिए भी इनकार कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो कि भारत अगर म्यांमार को कुछ बेचना चाहता है तो बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से कॉरिडोर से गुजारो फिर नॉर्थ ईस्ट तब म्यांमार जाए। डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा कि अगर हम बांग्लादेश के थ्रू भेजते हैं तो बहुत ईजिली भेज सकते हैं, बांग्लादेश इसके लिए भी इनकार कर देता है। तो ये इशूज़ हैं। इंडिया कहता है कि इन सब चीज़ों में बांग्लादेश गड़बड़ी करे। बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया एक रीजनल बुली के तौर पर काम करता है, मतलब दादागिरी दिखाता है, बहुत पावरफुल है तो भाई दादागिरी दिखाओगे। फिर उसके बाद रिवर वाटर शेयरिंग, जैसे मैंने बताया कि उसमें तो दिक्कत है ही। फिर उसके बाद चिटगोंग हिल वाला जो इलाका है वहाँ पर रिबेल सबको इनकरेज करता है इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा उनका कहना है। फिर बांग्लादेश के नेचुरल गैस और इसको एक्सट्रैक्ट करके भारत अपने कब्जे में लेना चाहता है, और बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सेटल करने में एक बहुत मेजर इशू है बांग्लादेश की तरफ से। वाटर डिस्प्यूट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदी भारत से होकर तब बांग्लादेश जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया से होकर तब बांग्लादेश जाती है। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि भारत ना इस पानी को पूरी तरह से बांग्लादेश में नहीं आने देता है। बीच में डैम्स वगैरह बना लिया है
और इस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फरक्का नाम का जगह है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर फरक्का में बराज बना लिया था इंडिया ने, तो इसके कारण से भी वहाँ पर पानी पहुँचने में पानी की क्वांटिटी कम पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ कंटेंशन बनते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हालांकि 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फरक्का ट्रीटी हुआ था, जिसमें गंगा वाटर का किस प्रकार से शेयरिंग हुआ इस चीज़ के लिए करी गई थी। बट अभी भी जो बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ है हमारा, पूरी तरह से गंगा वाटर का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और इसमें मेजर एक इशू बनता है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इस चीज़ में काफ़ी रोड़ा अटकाती है। अभी कुछ सालों पहले ये चीज़ें सॉल्व होने वाली थी बट नहीं हो पाई। अभी भी जब शेख हसीना जी आई थी G20 समिट में, इंडिया ने इन्वाइट किया था उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे, तो उसमें कही थी, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को उठाया था कि भाई रिवर वाटर का शेयरिंग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे पास साफ पानी मिले। हमारे पास समुद्र का एक्सेस है बट साफ पानी का एक्सेस हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलती है काफ़ी ज़्यादा। उसके शेयरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती। तो अभी एक प्रॉपर रिवर वाटर एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं हो पाया है। बहुत सारे इशूज़ में हम लोग कोऑपरेट भी करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। करीब 20 सालों से हम लोगों के जो रिलेशन है काफ़ी बेहतर हुए हैं। इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप ईस्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, साउथ ईस्ट कंट्री से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको बांग्लादेश होकर गुजरना पड़ेगा। बांग्लादेश एक बहुत मेजर पार्ट होता है। बताया ना मैंने कि आसियान कंट्री में एक म्यांमार भी आता है, तो अगर आपको म्यांमार के साथ कनेक्ट होना है तो आपको बांग्लादेश होकर ज़्यादा ईजी होगा और उसका ही पार्ट बनेगा। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हम लोग ध्यान देंगे। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वही चीज़ थी कि हम लोग वेस्ट के कंट्रीज़ के साथ तो ठीक संबंध है, लेकिन अब हमें ईस्ट के कंट्रीज़ की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया या ईस्टर्न एशियन कंट्री हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो यही पॉलिसी थी। तो अगर आपको लिंक करना है तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी, एनवायरमेंट इशू पे भी दोनों देश काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। 2015 में हम लोगों ने कुछ इनक्लेव्स भी शेयर कर दिए थे, मतलब एक्सचेंज कर दिए थे। अब इनक्लेव्स क्या होते हैं? एक इनक्लेव का मतलब आप समझो, जैसे मान लो कि ये एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर में कोई दूसरा कंट्री रहे, एक कंट्री के अंदर में भी कंट्री रहे, तो उसको आप इनक्लेव कहते हो। कई बार ऐसा होता है। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हो तो ग्रीन में है बांग्लादेश, रेड में है इंडिया, फिर ग्रीन में बांग्लादेश और उसके बीच में इंडिया है। ये इनक्लेव है। सोच रहे हो, चारों तरफ से बांग्लादेश है और उसके बीच में ये इंडिया है। ऐसे इनक्लेव्स बहुत सारे थे और ये एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ें मिलेंगी। ये इसका जो पूरा हिस्ट्री है ना, वो जाता है मुगल्स के समय में। उस समय में वो लोग, दो राजा लोग, कुछ मान लो गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे अपने गाँव को गिनवी रख रहे, चलो इस बार ये गाँव रहेगा हमारी तरफ से, और मान लो हार गए तो वो गाँव सामने वाले का हो जाता है। तो भले चारों तरफ से वो किसी दूसरे राजा के अंदर में, लेकिन वो छोटा सा गाँव दूसरे राजा का हो गया। वही चीज़ें कंटिन्यू हो गई और इसको बहुत सालों तक सॉल्व नहीं किया गया था अंटिल नाउ। तो ये चीज़ें रही, इसको आप इनक्लेव कहते हैं। फाइनली ये चीज़ें सॉल्व होती है 2015 में जाकर, जब बहुत सारे जो इनक्लेव्स हैं उसको एक्सचेंज किया गया। करीब 162 इनक्लेव्स हैं, जिसमें जो 51 इनक्लेव्स हैं, ठीक है, उसको बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफ़र किया और 111 जो इनक्लेव थे वो इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो ये फाइनली ये इनक्लेव वाला इशू है वो सॉल्व होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2015 में जाके। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी, क्योंकि आप सोच सकते हो कि दूसरे देश के अंदर में आपका देश, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें होगी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर ये इंडिया है, अगर क्या मतलब ये इंडिया है, यहाँ के लोग को अगर इंडिया जाना है, ठीक है, मान लो उनको इलाज करवाना है, इंडिया जाना है, तो पहले उनको बांग्लादेश जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंडिया जाना पड़ेगा, मतलब उसका वीज़ा लेके तब वहाँ पे जाओगे। तो ये कितना बड़ा दिक्कत था उस समय। तो ये चीज़ें, इसको सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। इंडिया और नेपाल रिलेशंस ऐसे हैं जो कि दुनिया में शायद ही कहीं पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी अनपैरेलल्ड रिलेशन है, काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप है। इंडिया नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बोला जाता है, 1950 में होता है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें थी कि भारत और नेपाल के बीच के लोगों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हो कि इनको भारत और नेपाल के बीच के संबंधों को रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पैसे कमाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए इंडिया से नेपाल जाते हैं, नेपाल से लोग इंडिया आते हैं। प्लस
फैमिली रिलेशंस भी हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं बिहार, यूपी और झारखंड और बंगाल, उत्तराखंड के लोग, जिनके संबंध नेपाल में भी देखने को मिले हैं। इवन कि मेरी फैमिली में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका जो वैवाहिक संबंध है वो नेपाल से हुआ है या नेपाल के लोगों का भारत में हुआ है। तो ऐसी भी चीज़ें, ऐसा भी स्ट्रक्चर है, ठीक है? मतलब विवाह भी होते हैं दोनों देश के परिवारों के बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा रिलेशंस है। हालाँकि बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। इंडिया का ये कहना है कि नेपाल भाई चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होता जा रहा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर एक इशू है जो कि इंडिया के लिए कंसर्निंग है। दूसरा, एंटी इंडियन एलिमेंट्स को चाइना दबाने की नहीं कोशिश करता है, उस पे कुछ एक्शन नहीं लेता है। माओइस्ट ग्रुप को शेल्टर देता है, उसको सपोर्ट करता है। बॉर्डर डिस्प्यूट तो है इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के आसपास वाला वो काला पानी वाला रिवर, काली नदी जो वहाँ पर है। चाइना कहता है कि भाई उसके बड़े पार्ट तक मेरा हिस्सा है, इंडिया कहता है नहीं। और इवन कि जब केपी शर्मा ओली वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उन्होंने तो एक नया मैप भी क्रिएट कर दिया था, बहुत सारे हिस्से इंडिया का उन्होंने बता दिया था कि नेपाल का। तो ये चीज़, नेपाल का कहना है कि भारत यहाँ पे रीजनल बुली बनता है, बिग ब्रदर बनता है, दादागिरी करता है, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। नेपाल के पानी का वो मिसयूज़ करता है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर कुछ बनाता है और उससे फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है नेपाल के पानी को। साथ ही साथ नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, तो वो इंडिया होकर ही सी का एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? तो भारत ने उसको एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन नेपाल का ये कई बार इल्ज़ाम रहता है कि भारत हमें सी का एक्सेस करने से रोकता है, समुद्र से कुछ व्यापार करने से हमें रोकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे, हम लोग ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, साइंटिफिक एरियाज़ में, नेचुरल रिसोर्सेज के एरियाज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंटरलॉकिंग जो वाटर मैनेजमेंट स्किल हैं, उन सब एरिया में हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से कोऑपरेट करते आ रहे हैं। मूविंग अहेड टू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। भारत और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले जब वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जैसा हम लोगों ने बात किया कि जब श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पे सिन्हलीज और तमिल कम्युनिटी के बीच में, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरवीन करती है इन द ईयर 1987। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में अकॉर्ड होता है और इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर मूव करती है। हालांकि वहाँ के सिटीजन्स को ये चीज़ें ख़राब लगती है। वहाँ के लोगों ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है, बट फिर 1989 में वहाँ से निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक ट्रेड को फ्री करने की बात करी गई थी और काफ़ी कम टैक्सेस एंड सब चीज़ों के साथ चीज़ें हों। फिर पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन 2004 में बहुत तगड़ा वाला सुनामी आया हुआ था और उसके बाद फिर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा उसका नुकसान फैला था। इंडिया का अभी जो कोस्ट वाला एरिया है, तमिलनाडु और ये सारे एरिया में, अंडमान वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। श्रीलंका को हम लोगों ने काफ़ी हद तक हेल्प किया था और इवन अभी के समय में जब वो उसके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, हम लोगों ने काफ़ी मदद किया था। तो ये सब चीज़ें दोनों देश के बीच में रिलेशन इम्प्रूव होते जा रहे हैं। हालाँकि वो चाइना के काफ़ी करीब चला गया था पिछले कुछ सालों में, बट इंडिया ने उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। भूटान के रिलेशन की बात करें तो भूटान के साथ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुल्क है, काफ़ी प्यार से वो लोग रहते हैं। उनके बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में 1949 में। भूटान के जो मोनार्क है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में काम करने वाले जो लोग हैं, मिलिटेंट्स है, गोरिल्ला है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो काम करते हैं, उसको हटाने में भी मदद करी है, उस चीज़ को वीड आउट करने में भी मदद करा है, उस चीज़ को ख़त्म करने में मदद करा है। बदले में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल हेल्प शुरुआत से ही इन लोग करते आ रहे हैं और इवन की बहुत सालों तक वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, इन सब चीज़ों को हम ही देखते थे। और डैम्स वगैरह, एक बहुत बहुत सारे डैम्स इंडिया ने बनाए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो आके वहाँ पर वांगचू रिवर पे बना था, वहाँ पर ये चीज़ें करी गई थी, उसको डेवलप किया गया था। काफ़ी अच्छा रिलेशन है भूटान के साथ। ये भूटान के किंग, क्वीन और ये वहाँ के प्रिंस, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो भूटान कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा भूटान इंडिया चाइना और इंडिया चाइना के बीच में एक बफर स्टेट के तौर पे इसको बनाया गया, सैंडविच स्टेट के तौर पे ये बना हुआ है। बीच में डोकलाम वाला इशू जब हुआ था, तो सिक्किम के पास वाला ही भूटान वाला रीजन हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने भूटान की मदद करी थी। मालदीव्स के साथ रिलेशन किस प्रकार से हैं? क्या है मालदीव्स के साथ रिलेशन? मालदीव्स आपने मैप में देखा होगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। मालदीव्स के साथ काफ़ी वार्म एंड कोर्डियल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था मालदीव्स के साथ, हुआ था 1988 में। कुछ जो तमिल लोग थे, मर्सनरीज मतलब जो भारे के सैनिक होते हैं उनको मर्सनरीज कहा जाता है। श्रीलंका से कुछ मर्सनरीज थे, उनको एक बिजनेसमैन ने पैसा दिया था
कि तुम आओ हमारे देश में और यहाँ के गवर्नमेंट को हटाने में मेरी मदद करो, वहाँ के प्रेसिडेंट गयूम उस समय थे, उसको हटाने में मेरी मदद करो। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमिल लोग गए थे और वहाँ पर सरकार को हटाकर तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई। लेकिन ये बात वहाँ की गवर्नमेंट को जब पता चलता है तो दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगा जाता है, और इसमें सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है भारत। भारत की फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती है और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर बहुत तेज़ी से स्विफ्टली वहाँ पर लैंड करती है, और इस coup को रोका गया था। और वहाँ पर मालदीव में वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको बचाए रखने में इंडिया ने काफ़ी मदद करी थी, जिसकी काफ़ी उस ज़माने में दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी कि हाँ, इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से मदद किया। इसको ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। बाकी मालदीव्स के टूरिज़्म और फिशरीज़ के डेवलप करने में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। काफ़ी सारे इंडियन चले जाते हैं मालदीव्स घूमने के लिए। कंक्लूड करें अगर आप, तो देखोगे कि इस पूरे रीजन में भारत के प्रति लोगों के मन में एक सस्पिशन रहता है। इसको बिग ब्रदर सिंड्रोम कहा जाता है कि मतलब बड़ा भाई कितना भी प्यारा है लेकिन देख के डर लगता है। वो वाली चीज़ है कि इंडिया का जो मिलिट्री माइट है, इंडिया का जो इकोनॉमिक माइट है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे देश इंडिया के इंटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं। उनको लगता है कि भारत एक रीजनली डोमिनेंट पावर बनने की कोशिश करता है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग देश मेरा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। कई बार इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये धमकी देते रहते हैं या ये इस चीज़ को कहते रहते हैं कि अगर इंडिया हमें पैसे नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम चाइना के थ्रू साथ चले जाएंगे, चाइना के साथ चले जाएंगे। तो इंडिया को कई बार लगता है कि भाई हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और भी कई सारे इशूज़ हैं इन देशों में। रोहिंग्या इशू काफ़ी बड़ा है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। रोहिंग्या एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है म्यांमार के। वहाँ पर बुद्धिज़्म के फॉलोअर ज़्यादा है ना म्यांमार में, तो बुद्धिज़्म और रोहिंग्या के बीच में काफ़ी टसल चला था। तो फिर रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँच गए थे और इनमें इंडिया भी आ गए थे। तो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इशू बना था कि इतने सारे मुसलमान आ गए थे बाहर से, म्यांमार से, ये चीज़। तो एक बड़ा इशू है। फिर नेपालीज़ लोग भूटान चले जाते हैं, तो ये भी एक इशू बना हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट है। तो ये सारे भी डिस्प्यूट अलग अलग देशों के बीच में चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सबके रिश्ते भारत से ही खराब है। उन देशों के बीच में भी एक दूसरे में भी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब चलते रहते हैं। अब बात आते हैं कोऑपरेशन। भाई झगड़े तो नहीं है, कुछ कोऑपरेशन भी होगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी, और उस कोऑपरेशन का नाम है सार्क। सार्क एक इकोनॉमिक एंड सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इस रीजन के लिए। साउथ एशिया के जो देश हैं उनके लिए सार्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1985 में। सार्क का फुल फॉर्म में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बना था, ढाका चार्टर को साइन करके। मतलब बांग्लादेश के ढाका में चार्टर साइन किया गया था। चार्टर मतलब एक तरह से कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। 1985 में इसको साइन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन काठमांडू। इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 देश। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, साउथ एशिया में 7 ही देश हैं, लेकिन भारत की पहल के बाद अफगानिस्तान को सार्क में 2007 में एंट्री करवाई गई थी। पहले इसमें 7 ही देश थे, लेकिन अफगानिस्तान को एक भारत के पहल पे उसको ऐड करवाया गया। तो तब इसमें 8 देश है। इसको कैसे आप याद रखोगे कि पेन से छुटकारा कौन दिलाता है? MBBS दिलाता है ना। तो वही चीज़ है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये 8 मुल्क सार्क के देश हैं, सार्क के मेंबर कंट्री है। लास्ट जो सार्क का समिट हुआ था, 18वां समिट, वो नेपाल के कैपिटल काठमांडू में हुआ था। और अगला जो समिट था वो पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन आज तक हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती चली। भारत के ऊपर अटैक किया गया और फिर भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, और उसके बाद से सार्क का समिट हो ही नहीं रहा है। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा एक पहल थी जिसके तहत जैसे यूरोपियन यूनियन ने, आसियान ने एक फ्री ट्रेड एरिया बना दिया था ना, कि भाई हम अपने सामान को एक दूसरे मुल्कों में आसानी से बेच सके। ऐसे ही एक विज़न दिया गया था कि भाई साउथ एशिया में भी एक ऐसा क्षेत्र बने, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड वाला मैटर हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ, और एक देश दूसरे देश को सामान बेचने में कोई दिक्कतें ना हो। तो फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए कवायद करी गई थी। ये एक साइन किया गया था 2006 के 1 जनवरी में, और साइन किया गया था 2004 में ही, और इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2006 को। ठीक है। और ये चीज़ें ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में किया गया था 2004 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में एक थोड़ा सा कीड़ा
चलता रहता है, मतलब उनको सस्पिशन लगता है, उनको लगता है कि इंडिया ना इस चीज़ को फ़ायदा लेगा और हमारे मार्केट में घुस जाएगा। भाई इंडिया ही सबसे बड़ी इकॉनमी है इन सब देशों में, तो उनको लगता है कि इंडिया अपना सामान हमारे देश में बेचेगा तो हमारे देश के अपने सामान तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इंडिया उनके मार्केट को इन्वेड कर लेगा, उनकी सोसाइटी, उनकी पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करेगा। जैसे एक ज़माने में नहीं होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले मार्केट को इन्वेड करी, फिर हमारी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को कंट्रोल कर लिया। तो वैसे ही उन लोगों को ये एक उनके मन में चलता है, सस्पिशन है कि इंडिया उनके मार्केट में घुसेगा तो उनकी सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब पे कंट्रोल कर लेगा और मतलब वहाँ की इकोनॉमी को डोमिनेट करना शुरू। इंडिया का ये कहना है कि भाई साफ्टा कितना अच्छा तो है, साफ्टा अगर करोगे तो फिर सबको बेनिफिट मिलेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल मेरा ही विकास होगा, मेरा ही चीज़ें होंगी। इतनी बड़ी आबादी है, इसको आप अगर आप पूरा एक कंट्रोल, मतलब इसको एक कॉमन मार्केट बना देते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर करके, तो जो हम लोगों का कितना विकास होगा। लेकिन सबके बीच में वही है, साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फ्री ट्रेड से बहुत अगर इकोनॉमी बेटर होगी तो हमारा पॉलिटिकल इशू भी होगा। एक चीज़ को समझो कि लड़ाई कब होती है, जब हम लोगों के बीच में कोऑपरेशन ना हो। तो अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा तो मे बी पॉलिटिकल इशू भी कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इंडिया के कुछ ग्रुप्स का ये कहना है कि भाई साफ्टा वाफ्टा से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट से ही काम चल जाएगा। हम लोगों ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका से कर लिया है, उसी से काम चल जाएगा। हम लोग इतना टंटा लेने की, इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो कि इस चीज़ को समझो कि नो रीजन इन द वर्ल्ड कैन रिमेन इन वैक्यूम, मतलब कोई एक वैक्यूम में नहीं रह सकता। अब ग्लोबलाइज दुनिया है तो हर एक क्षेत्र में बाहरी जो पावर्स है उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। वैसे ही साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बाहरी देशों का, बाहरी पावर का भी इन्फ्लुएंस रहा है, जिसमें मेजर नाम है चाइना और यूएस। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन इंप्रूव हुई है, लेकिन चाइना जो है ना पाकिस्तान के और ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के लिए कि चाइना के क्लोज जा रहा है, चाइना को पैसा दे रहा है। इवन कि चाइना श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। तो एक बहुत मेरा कंसर्न बनता जा रहा है इंडिया के लिए। चाइना के साथ रिलेशन हमारे इंप्रूव हुए सिंस 1991। यूएस का अगर आप देखोगे तो यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट हमारा बढ़ता चला जा रहा है इस रीजन में, पोस्ट कोल्ड वॉर रीजन में, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में मॉडरेट करने की कोशिश करी जाती है। फिर इन देशों में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है। जैसे हम लोगों ने 1991 में अपनी इकॉनमी को ओपन करा था, उसके बाद पाकिस्तान जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस हमारे रीजन में ज़्यादा देखने को मिला है। वैसे ही पाकिस्तान और बाकी सारे मुल्कों में भी यही चीज़ें हुई। जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, हम लोगों ने अपने मार्केट को ओपन करा, तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने लगा है इस रीजन में। फिर इंडियन और इवन कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये सब लोग अमेरिका में, इन सब देशों में है, तो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा मतलब होता है जैसे इंडियन डायस्पोरा आप कहते हो यूएस में, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर जो इंडियंस है वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यूएस में। अगर आप देखोगे तो साउथ एशिया का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर आप देखोगे कि इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा कि साउथ एशिया का जो फ्यूचर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। कोई बाहरी पावर हम लोगों को बेटर नहीं कर सकती। हम लोग अपने आप को कितने बेहतर तरीके से कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ बेटर रिलेशन करके आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ पर साउथ एशिया का पूरा फ्यूचर वो डिपेंड करता है। सो दैट्स इट एंड नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। एसरसन रीजन का सवाल है और इस सवाल का आपको जवाब देना है। एसरसन है द स्मॉलर कंट्रीज इन साउथ एशिया फियर दैट इंडिया वांट्स टू बिल्ड रीजनली डोमिनेंट पावर। साउथ एशिया के जो रीजन में कंट्रीज हैं उनको ये लगता है कि भारत एक रीजनली डोमिनेंट पावर के तौर पे काम कर रहा है। रीजन कहा जा रहा है कि इंडिया is located centrally in the region and is the only country that borders all the other countries, making them suspicious of India's intention. इंडिया सेंटर में लोकेटेड कंट्री है, उसके सबके साथ बॉर्डर लगते हैं, सारे देशों के साथ लगते हैं, और इस कारण से भी बहुत सारे देश जो अलग अलग मुल्क है वो एक दूसरे इंडिया को सस्पिशन की निगाहों से देखते हैं। एसरसन रीजन का सवाल है, इसका जवाब आपको देना है। सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लिया होगा। मैंने इसको स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, टाइमलाइन के साथ बनाकर आपको प्रेजेंट किया था। अगर आपको बेहतर लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा चैप्टर, पढ़ने में मज़ा आया और आपको चीज़ें समझ में आ गई या नहीं। नहीं आई, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आर ओपन फॉर यू ऑल।
आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के कंटेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं प्ले लर्नर ह्यूमैनिटीज़ को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ और अलग सारी जानकारियों और ज्ञान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।